नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं टू द पॉइंट। आपके साथ मैं हूं वैभव शर्मा। मैं कुछ दिन पहले अपने गांव से शहर आया था। इस शहर की बिल्डिंगों में मुझे घुटन महसूस होती है। मैं चले जाना चाहता हूं वापस उस जंगल में जहां पर पेड़ों के बीच से मुस्कुराती हुई हवा बहती है। मैं जाना चाहता हूं उन पेड़ों की छांव में जहां पर मुझे ममत्व का एहसास होता है। फिर चाहे जो मौसम हो, वो मुझे हिम्मत भी प्रदान करते हैं। इंसान की जरूरतें या यूं कहा जाए कि उसका लालच इतना बढ़ा कि उसने प्रकृति को तो प्रभावित किया ही, लेकिन जो लोग प्रकृति के बीच रहा करते थे, या यूं कहा जाए कि प्रकृति ही जिनका जीवन था, उनके जीवन को भी प्रभावित हुआ। जंगल कटे, आदिवासी लोगों पर प्रभाव पड़ा। वादे किए गए कि आपको हम मुख्य धारा से जोड़ेंगे, मगर आज भी हमारे देश के तमाम आदिवासी परिवार ऐसा जीवन काट रहे हैं जिस पर हमें चर्चा करने की जरूरत है। उनका दर्द झलकता है उस किताब से जो बिल्कुल मेरे पीछे आप देख रहे हैं। किताब का नाम है मैं भी भारत। मानिए कि वही आदिवासी परिवार हैं जो कह रहे हैं कि जरा हमारे ऊपर भी ध्यान दीजिए। मैं भी इसी भारत का हिस्सा हूँ। सबसे पहले जो मैं खास मेहमान हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, उनका परिचय मैं आपको दे देता हूं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा जो बन रहे हैं, जयपाल जी हमारे साथ, वरिष्ठ साहित्यकार, जनवादी लेखक मंच के अध्यक्ष, इस वक्त अंबाला से जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ श्री मदुल कुल श्रेष्ठ जी भी, वरिष्ठ साहित्यकार, इस वक्त जुड़ रहे हैं। गुना मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। डॉक्टर अश्विनी शांडिल्य, वरिष्ठ साहित्यकार और आलोचक भी, चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा बन चुके हैं। वहीं पंकज शर्मा जी जो कि एक साहित्यकार है, अंबाला से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्री मदन लाल मधु जी, लेखक और समीक्षक, करनाल से इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। और श्री नायब सिंह जी, अध्यापक और पंजाबी अनुवादक, चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहीं ऐश्वर्या राज भी, मेरे साथी पत्रकार भी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले मैं धन्यवाद। शुरुआत करना चाहता हूं अजय सर आपके साथ। अजय सर वो शख्स हैं जिन्होंने इस किताब को लिखा है। और निश्चित तौर पर अजय सर ने इस किताब को लिखने से पहले बहुत रिसर्च की है, बहुत स्थानों की यात्रा इन्होंने तय की। और ऐसे में जरूरी हो जाता है आपसे समझना कि जब आप आदिवासी लोगों के बीच में पहुंचे, तब आपने उनके जीवन को कैसा पाया कि आपने इतने खूबसूरत शब्दों में उनके जज्बातों को इस किताब में बयां किया है। वैभव नमस्कार, सभी को प्रणाम। और इस किताब को लिखने का जो मकसद रहा मेरा, तो ये जो हाशिए पे खड़े लोग हैं, जो आदिवासी हमारा समाज है, मेरा ये मानना है, जितना मैंने पढ़ा, जितना इनके बारे में रिसर्च किया, तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में इनके बारे में ज्यादा नहीं लिखा गया। और इसी वजह से मैं बंगाल और उड़ीसा के आदिवासी गांवों को विजिट किया मैंने, और वहाँ के सांस्कृतिक पहलू, उनके जीवन को देखने के लिए, और वहाँ पे 10-15 दिन का हमारा एक ट्रिप हमने निकाला, और उसमें मैंने वहाँ के विभिन्न पहलुओं को देखा। जितना मेरी कहानी को, इस कहानी को जरूरत थी, उसी के हिसाब से मैंने वहाँ के कुछ तथ्य को कलेक्ट किया और अपने इस उपन्यास के अंदर उनको रखा। और जब आप इस उपन्यास को पढ़ोगे तो आप पाओगे कि वहाँ का जो जीवन है वो इतना सरल नहीं है जितना लोग समझते हैं। बहुत कठिन जीवन वो लोग जीते हैं, और वो जंगल उनके घर हैं। और उन घरों से जब उनको निकालने की बात आ जाती है, तो फिर कहीं ना कहीं उनके दर्द को मैंने शब्दों में उतारा है, ताकि हम लोग जो शहरों में बैठे हैं या जंगलों से बाहर बैठे हैं, ताकि उन शब्दों के माध्यम से उसको दर्द को महसूस कर सके। तो जी। मेरा उद्देश्य यही था इस उपन्यास को लिखने का, कि वो जो दर्द है, वो जो एहसास है, वो फीलिंग्स है, वो देश के हर जगह पहुंचे। जी। और बिल्कुल जब हम पढ़ते हैं उपन्यास को, तो ऐसा लगता है मानिए हम लोग भी उस गांव से गुजर रहे हैं। हम लोग आप ही के साथ, आप शायद एक बार ट्रेन में बैठे हैं और सफर कर रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को, तो हमें लगता है कि हम भी कहीं ना कहीं आपके साथ उस सफर पर निकले हैं। और उसे धन्यवाद। बड़े करीब से हम महसूस कर पाते हैं उस उपन्यास के जरिए। आगे बढ़ने से पहले मैं जाना चाहता हूं मधुर कुल श्रेष्ठ जी आपके पास। इस उपन्यास को पढ़ने के बाद हमें मालूम चलता है कि दरअसल जो वादे किए जाते हैं कि आज जब हम सर्वोच्च पद के तरफ देखते हैं, हिंदुस्तान के सर्वोच्च पद पर,
एक आदिवासी महिला जब राष्ट्रपति बन जाती है तो ऐसे में जरूरी होता है कि हम वापस उन गांवों में भी जाएं, ग्राउंड पर जाएं, मालूम हमें चले कि आज सच में परिस्थितियां क्या है आदिवासियों की। जब आपने इस किताब को पढ़ा अपने शहर में बैठकर, आपको कैसा दर्द समझ आया आदिवासियों का? राणा जी ने बिल्कुल सही कहा है कि जो हम शहर में बैठ के गांव देखते हैं कि सब कुछ हरा हरा है, उस हरे के पीछे बहुत ज्यादा अंधकार छिपा हुआ है। जी। मैं इस उपन्यास से ज्यादा कनेक्ट इसलिए कर पाया कि मैं बैंक में नौकरी करता हूँ और आदिवासी गांवों में मैंने बहुत विजिट की है। तो जो दर्द इसमें राणा जी ने दिखाया है, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम बिल्कुल उस गांव में घूम रहे हैं और फैक्ट दिखाए गए हैं। राणा जी ने इसको लिखने में बहुत मेहनत की है, और चूंकि उड़ीसा और झारखंड साइड का नक्सलवाद लेना था, इसलिए उन्होंने विजिट भी की। तो वास्तविक चित्रण किया है। और ये गांव की स्थितियां वाकई में बहुत खराब हैं। ये सिर्फ उड़ीसा या झारखंड की बात नहीं है, बल्कि इस मामले में यदि ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आदिवासियों के शोषण के मामले में पूरा भारत एक है। चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, सब जगह आदिवासियों का शोषण है। ये बिरंची नारायण या ज्ञानेश्वर, ये इनकी कहानी अकेले इनकी कहानी नहीं है। हर गांव में ऐसे पात्र मिल जाएंगे क्योंकि बहुत शोषित हो रहे हैं। और दुर्योधन नायक जैसे जी। जो लोग हैं, वो हर गांव के दबंग हैं और वो इतना शोषण करते हैं जी। जैसा कि चित्रण राणा जी ने इसमें किया है। तो वाकई में गाँव की स्थिति, हम शहर में बैठ के ये अनुभव करते हैं कि गांव बहुत अच्छे हैं, वहाँ अच्छी खुली हवा है, हरियाली है, लेकिन उस हरियाली में कितना दर्द छिपा हुआ है, बिल्कुल। ये वहां जाके, क्योंकि मैं तो बहुत विजिट किया है, और मैंने बिल्कुल महसूस किया है कि राणा जी बिल्कुल उस जमीनी स्तर तक पहुंचे हैं कि गांव में वाकई में वो आदिवासी लोग कितने मुश्किल हालातों में जी रहे हैं। जी। और अच्छा वर्णन किया हुआ है। बिल्कुल। अब मैं चर्चा में अश्विनी जी को भी जोड़ना चाहता हूँ। अश्विनी जी, जब हम इस किताब को पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि जंगलों और गांवों से भी निकलकर ये उपन्यास शहर का भी रुख करता है, जहां पर उस व्यक्ति का बेटा भी शहर में पढ़ने के लिए जाता है। कभी बेरोजगार होता है तो कभी छोटा मोटा रोजगार उसे मिलता है। ऐसे में जरूरी ये हो जाता है कि आदिवासियों के लिए बड़ी प्राथमिकता से अब सोचने की जरूरत आन पड़ी है। इसके बारे में मैं ये कहूंगा कि जब से ये उपन्यास लिखना आरंभ हुआ अजय राणा के द्वारा, तो मैं उस यात्रा में इनका सह यात्री रहा हूँ। और जिन समस्याओं को लेकर के लिखा है, ऑप्शन शहरी का उसमें किया। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस उपन्यास की जो बहुत बड़ी खूबी है, वो तीन मैं बिंदु लेना चाहता हूँ। कि एक तो इसमें मौलिकता है, दूसरी इसमें नवीनता है, और हम्म। तीसरी इसमें स्वाभाविकता। जी। मतलब ये नहीं कि कपोल कल्पित जो सारा कथानक उसमें रोप दिया गया हो, ऐसा नहीं है। जी। उन्होंने जुड़ करके लिखा। और शहर की बात की, मैं सीधा उस पर आता हूँ पहले, फिर मैं अपनी बात बताता हूँ कि शहर में जा करके जिस तरह से धनेश्वर जो है ना, हिलखेड़ी से वहां पर जाता है शहर हम्म। में, और किस तरह से वह संघर्ष करता है नौकरी के लिए, और जिन परिस्थितियों में अपने उनके माँ बाप जो है उसको वो वहां पर भेजते हैं, किस तरह से मतलब बहुत बड़ी कीमत अदा करके। तो यह केवल आदिवासी गांव की, उड़ीसा के गांव की, या पश्चिम बंगाल के, या झारखंड या बिहार के गांव की ही नहीं है, बल्कि ये वहां से हट करके, चाहे वह हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, आप किसी भी गांव से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी खूबी है इस उपन्यास की। समस्या का केंद्र बिंदु चाहे जी। यहाँ, कथानक का केंद्र बिंदु चाहे वहां का है, लेकिन शहर में जाकर के किस तरह से शोषण होता है, शिक्षण संस्थाओं में किस तरह से शोषण होता है, और अर्बन नक्सल की जहां तक बात उसमें आई है, तो वो आदमी जो है ना अपने फायदे के लिए, क्योंकि नक्सलवाद भी जिस समस्या को खत्म करने के लिए जिनका उदय हुआ था, वे आज भटक चुके हैं पूरी तरह से। वह इस उपन्यास में दिखाया गया। संतुलन उसमें दिखाया गया कि हमारे जो सैनिक या अर्धसैनिक बल जो, जिनकी क्षति जी। होती है और जो लोग मारे जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन दोनों तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये संघर्ष है, उसमें देश की हानि हुई है।
यह लेखक ने यहाँ पर बखूबी दिखाया है। और वहां पर शहर में जाकर के जो समस्याएं दिखाई है, एक तो तृप्ति के माध्यम से दिखाई कि जो तलाक की समस्या है वह उसमें साथ साथ दिखाई गई है। अनेक समस्याएं किसानों की तो है ही। और दुर्योधन जो है खलनायक, आप ये सच्चाई है, किसी भी गांव में जाकर के देख लीजिए, किसी भी राज्य के हर गांव के अंदर दुर्योधन नामक खलनायक मिल जाएगा, उसके रूप में देखने को मिलेगा। तो आपने शहर की समस्याएं, आवास की समस्याएं दिखाई, रोजगार की समस्याएं दिखाई, शोषण की समस्याएं दिखाई। जी उसका जो दोस्त है धनेश्वर का साहिल, वो किस तरह से फैक्ट्री में काम करता है, वहां पर किस तरह शोषण होता है उसका। तो मतलब बहुत सारी समस्याएं, साथ साथ जो सांकेतिक रूप से या संक्षिप्त रूप से जो है ना, उनकी ओर इशारा किया है लेखक ने। एक बहुत बड़े कलेवर को लेकर के उपन्यास चलता है इसमें। आपने आमतौर पर अलगाववाद का जिक्र किया है, जो आज हम लोग देखते हैं, जो इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें हमारे सैनिक भी शहीद हो जाते हैं। लेकिन ऐसे हाँ में जरूरी हो जाता है कि हम इस चीज को भी करीब से जाने कि ये जो दर्द है आदिवासियों का, इसे कहाँ पर समझा नहीं गया है। और मुझे लगता है कि उसी दर्द को उजागर करती हुई ये मैं भी भारत किताब है, जो बताती है कि आदिवासी कहते हैं कि मैं भी इस भारत का हिस्सा हूँ। जरा इधर भी नजरें फिराकर देखिए, हम भी दुखी हैं। मैं चर्चा हाँ में लाना चाहता हूँ डॉक्टर पंकज शर्मा आपको। जी। जब जब आपने ये उपन्यास पढ़ा तो एक तुलनात्मक तौर पर कई सारी फिल्में बनी हैं नक्सलवाद पर, बहुत सारे पहले भी उपन्यास लिखे गए हैं। कैसे ये उन फिल्मों से और कैसे ये बाकी के जो उपन्यास लिखे गए हैं उनसे अलग है? देखिए, सबसे बड़ी खूबी इस उपन्यास की यही है कि इसमें नक्सलवाद के भी हर पहलू पे, चाहे वो अर्बन नक्सलवाद है और या चाहे गांव से जुड़ा हुआ आदिवासियों के जीवन से जुड़ा है, दोनों पहलुओं पे बराबर नजर डाली गई है और उनको डिस्क्राइब किया गया। हालांकि इसमें आदिवासी जो नक्सलवाद है उसको ज्यादा प्रमोट किया गया है, उसके बारे में ज्यादा बताया गया है, क्योंकि जो उसका कथानक जो है वो सारा उससे रिलेटेड है। लेकिन दोनों तरफ पहलुओं पर नजर डालते हुए उन्होंने उसको शहर में अलग तरह का है और गांव में अलग तरह का है, लेकिन वो जुड़े एक ही तार है। शहर में जो है वो पढ़े लिखे लोग उसमें शामिल हैं, जिससे कि वो हालांकि वो भी हिंसा का सहारा लेते हैं, और क्योंकि इसकी नींव भी हिंसा के ऊपर रखी गई है। जो नक्सलवाद है उसकी जब शुरुआत हुई थी तो हिंसात्मक तरीके से आंदोलन आने की शुरुआत के तौर पे हुई थी, और उसी हिसाब से उसमें जो है शहरी जो है उसमें जो पढ़े लिखे लोग थे, प्रोफेसर हैं उसमें, टीचर हैं, या और भी इस तरह के जो लोग हैं जो सहयोगी हैं, वो सब पढ़े लिखे लोग हैं अधिकतर जो है। तो वो उनको वो उस तरह से करते हैं। लेकिन वहां जो जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है, वो क्योंकि आदिवासी उससे सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं, तो उनको साथ लेके जो वहां के आंदोलनकारी हैं, क्रांतिकारी हैं, वो उसको, क्योंकि वो भोग रहे हैं उस चीज को, तो वो उनके साथ उस तरह से जुड़े हैं और वो क्रांति लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जैसा कि डॉक्टर अश्विनी जी ने बताया है कि वो नक्सलवाद भी अपने उद्देश्य से थोड़ा थोड़ा भटक गया है, थोड़ा थोड़ा क्या, काफी हद तक, क्योंकि हिंसात्मक रूप से अगर कार्रवाई की जाए तो वो इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं होती। तो जो इस उपन्यास है, ये उसको बैलेंस बना के चलता है। आप अगर दूसरे कोई उपन्यास या कोई फिल्म देखेंगे तो वो एक तरफा बात करता है। अगर वो इनके फेवर में बात करेगा तो फेवर में ही सारी चीजें चलती चली जाएंगी, और अगर इसके उलट इनके खिलाफ बात करेगा तो पूरी खिलाफ ही बात करेगा। लेकिन जो राणा जी ने जो बात की है वो बड़ी बैलेंस बना के की है। आप उसको इसकी तुलना में मेरा जिक्र भी हुआ था, माचिस फिल्म आई थी पंजाब के हालात में, मैं खुद पंजाब में रहा हूँ और मैंने उन हालातों को देखा भी है और नजदीक से जाना भी है। तो बिल्कुल वैसे ही है। आप उसको पढ़ के किसी एक को दोष नहीं दे सकते कि इसके कारण जो है ये नक्सलवाद फैला है। वो कई कारण है और वो साथ साथ चलते हैं। तो इसी तरह से अजय राणा जी ने भी जो अपने नावल में मैं भी भारत में पेश किया है, वो हर चीज को बड़ी बारीकी से डिस्क्राइब करते हुए इस तरह से पेश किया है कि आप वाकई में इस बात से इत्फाक रखेंगे कि वो कोई भी उसमें अगर दोषी हैं तो सारे दोषी हैं,
वरना वो परिस्थितियां जो हैं इस तरह की बनती चली जाती हैं कि वो नक्सलवाद को समर्थन भी देती हैं और उसके अगेंस्ट भी जाती हैं। तो इन्होंने बहुत बखूबी इस चीज को डिस्क्राइब किया, इसके लिए ये वाकई बधाई के पात्र हैं। तो मैं इनको हार्दिक बधाई भी देता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से ये बात, मेरी भी बात और इनकी भी बात सभी लोगों तक पहुंचेगी, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आपकी भी बधाई के पात्र हैं। शुक्रिया सर, हमसे जुड़ने के लिए और हमसे अपनी बात रखने के लिए। लेकिन आपने महत्वपूर्ण जिक्र किया है अलगाववाद और समस्याओं के बीच एक अच्छा अंतर जो ये किताब बनाती है, वो सच में काबिले तारीफ है। हमारे साथ ऐश्वर्य राज भी पत्रकार जुड़ चुके हैं। जब हम बात करते हैं आदिवासियों की भी, तो हमें उस पहलू को भी नहीं भूलना चाहिए जब इन्हीं आदिवासियों ने आजादी की लड़ाई में अपनी हिस्सेदारी निभाई थी। बिरसा मुंडा जैसे कितने ही ना जाने नाम हैं जिन्होंने अंग्रेजों को लोहे के चने चबवाए थे। तो ऐसे में कहाँ पर कमी रह गई ऐश्वर्या, जिसे देखिए, जब आप लोग आदिवासियों को, या यूं कहा जाए कि जो ऐसे वर्ग हैं जिन तक सहूलियतें नहीं पहुंची है, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है ऐश्वर्या? हाँ वैभव, आपकी आवाज जी आ रही है। जी। तो जो ऐसे वर्ग हैं जिन तक आज तक पूरी की पूरी कोई भी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है इस पर भी अध्ययन करना, इस पर भी मंथन करना कि कहाँ पर कमी रह गई। जी शुक्रिया वैभव। और बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि कोई भी समाज हो, चाहे वो आदिवासी समाज हो या फिर कोई और पिछड़ा वर्ग हो, हिंदुस्तान जो है वो हिंदुस्तान 140 करोड़ लोगों से बनता है। हर व्यक्ति की अहमियत है यहाँ पर। और नक्सलवाद की जब बात होती है, तो अगर मैं थोड़ा सा इतिहास में जाऊं कि नक्सलवाद, ये जो शब्द है नक्सल शब्द, वो कहाँ से आया। तो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास एक जगह है नक्सलबाड़ी। हम्म। तो वहां सबसे पहले जो खेतीहर किसान थे, किसान भी नहीं कहूंगा मैं, मजदूर थे, उन्होंने, जो बड़े बड़े जमींदार थे उनके खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन खड़ा किया था, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा हिंसा भी हुई। जी तो वहां से, उस नक्सलबाड़ी नाम के गांव से ये नक्सल शब्द आया और वहां से ये सब शुरू हुआ। तो जी अगर आप किसी से भी, चाहे आप गूगल पे भी अगर सर्च कीजिएगा, तो आपको डेफिनेशन ये मिल जाएगी। लेकिन आपको सीधे कोई ये नहीं बताएगा कि नक्सलबाड़ी में ये सब हुआ क्यों। जी नक्सलबाड़ी में सशस्त्र आंदोलन 1967 में पहली बार हुआ, 25 मई की शायद तारीख थी। जी लेकिन उससे पहले भी कई सालों से वहां के जो मजदूर थे, खेतीहर मजदूर, वो हम्म मांग कर रहे थे कि हमें अपनी जमीन पे जोत का कुछ हिस्सा दिया जाए। हम्म। और लगातार उसके लिए वो आंदोलन कर रहे थे। जी लेकिन लगातार आंदोलन के बाद भी उनकी मांगे पूरी नहीं की गई। और ये जब सशस्त्र आंदोलन शुरू हुआ, उसके कुछ महीनों पहले जी। पुलिस ने ओपन फायरिंग की थी नक्सलवाड़ी में। हम्म। ओपन फायरिंग, जिसमें 9 वयस्क और 2 बच्चों की मौत हो गई, यानी 11 जाने गई। जी। और उसका जो आप एक तरीके से कह सकते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया, हम्म। उस क्रिया की प्रतिक्रिया थी नक्सलबाड़ी की पूरी हिंसा। और ये जो आज नक्सलवाद जैसी समस्या, आज भी मैं शायद अखबार पढ़ रहा था सुबह, तो 16 और नक्सल बिल्कुल। मारे गए छत्तीसगढ़ में आज। जी। तो वहां से ये पूरी 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 की पूरी समस्या उत्पन्न हुई। हम्म। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, तो ये जो पूरी पूरी लड़ाई रही है ना, वो ये है कि स्टेट से कुछ लोग अपना हक मांग रहे हैं अपनी जमीन पर, हम्म। और स्टेट वो हक मुहैया करवाने में असफल रहा है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं पूरी की पूरी जो लड़ाई है वो यही है। अगर आप देखें, तो नक्सलबाड़ी या जो भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, जी वहां पर आज पिछले 8-10 सालों से सरकार के कई प्रोग्राम्स के थ्रू स्कूल्स और रोड्स बनना शुरू हुए हैं। इनफैक्ट बस्तर जैसी जगहें, जो कि एक समय में इतने ज्यादा कुख्यात थी, मतलब आज की तारीख में उतनी कुख्यात नहीं रही हैं, हम्म। क्योंकि सड़कों के जरिए, स्कूलों के जरिए, संस्थाओं के जरिए सरकार ने उन सभी पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों को अपने साथ जोड़ने का काम किया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नक्सलवाद और आदिवासियों की, तो कई क्षेत्रों पे मैं आपको बताऊं वैभव, ऐसे ऐसे इलाके हैं, क्योंकि देखिए स्टेट का काम होता है लोगों को साफ पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा प्रदान करना। और अगर स्टेट ये करने में संभव नहीं है, तो एक गैप बनेगा। बिल्कुल। लोगों की जरूरतें तो खत्म नहीं होंगी, कोई ना कोई तो पूरी करेगा ही जरूरत।
जी तो ये जो नक्सलवादी थे, इनमें कुछ लोग ऐसा नहीं थे, इनका भी एक इंटेंट था। इनमें से बहुत इन ग्रुप्स में भी एक समय पे बहुत अच्छे लोग हुआ करते थे जो सिद्धांतों की लड़ाई लड़ते थे। जी लेकिन समय के साथ चीजें खराब हुई और कई गांवों में इनके अपने स्कूल्स चलते हैं आज भी, क्योंकि जो भारत की जो शिक्षा प्रणाली है वो आज उनके बच्चों को शिक्षा नहीं प्रदान कर पा रही है। इसीलिए उनके नक्सलवादियों के स्कूल भी चलते हैं। जी तो आप समझ लीजिए किस लेवल तक पेनिट्रेट कर चुका है ये इंडियन सोसाइटी में। हालांकि सरकार की जो योजनाएं हैं लगातार उससे धीरे धीरे करके अब तो बहुत ज्यादा, एक समय रेड कॉरिडोर कहा जाता था झारखंड छत्तीसगढ़ और नीचे उड़ीसा वाले पूरे बिल्कुल। हिस्से को ही, तो इम्प्रूवमेंट काफी हुई है वहां पे अब। हम्म। बिल्कुल, अलगाववाद पनपता भी तब है जब विकास का वादा करने वाली सरकारें अपने योजनाओं के जरिए हित पहुंचाने में असफल साबित होती है। और लेकिन देखिए, हम अलगाववाद का समर्थन तो नहीं करते हैं, लेकिन इसके उपजने का कारण क्या है, लोग इससे जुड़ क्यों रहे हैं, इस पर जरूर मंथन करने का ये समय है। और ऐसे में मैं भी भारत, ये जो किताब है, ये उसी को, उनके दर्द को दरअसल स्पॉटलाइट में लेकर आती है। और आज इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। नायब सिंह जी भी हमारे साथ अध्यापक इस वक्त जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। अ, जब हम बात करते हैं हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान का जब जिक्र आता है, जैसा उपन्यास का नाम भी है, मैं भी भारत, एक शहर में बैठा शख्स भी कहता है कि मैं भी भारत हूँ। और एक गांव में बैठा इंसान भी कहता है कि मैं भी भारत का हिस्सा हूँ। ऐसे में जब हम लोग बात करते हैं इंसान की भी, तो इंसान का प्रकृति से जुड़ाव एक बड़ी सामान्य सी घटना है। लेकिन कहीं ना कहीं इंसान उससे दूर हो गया। शहरों में एक छोटे छोटे कमरों में अब हम लोग रहते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि कैसे ये किताब समझाती है कि आदिवासियों का दर्द क्या है जब उन्हें अपने घरों से दूर कर दिया गया? जी सर। सर सर हम जब अजय राणा जी का लिखा हुआ ये नॉवल मैं भी भारत पढ़ते हैं, तो इसमें हमें जैसे कि हम कहते हैं कि जो हमारा ये जो साहित्य जो है वो हमारे समाज का दर्पण है। ठीक है, तो समाज में जो प्रचलित है, जो भी समाज में अच्छी बातें हैं बुरी बातें हैं, वो सारी हमें साहित्य के माध्यम से पता चलती है। तो अजय राणा जी का ये नावल पढ़ते हुए हमें एहसास हुआ, क्योंकि इसके बारे में, नक्सलवाद के बारे में मैंने जरूर मतलब के न्यूज़पेपर में पढ़ा है, मैंने मूवीज में देखा है, बट संजीदगी से मैंने अगर कोई नक्सलवाद के बारे में बुक पढ़ी है तो वो अजय राणा जी की है। तो इसको पढ़ते हुए मतलब कि जो मेरी जो विचारधारा है इस मतलब के इस लहर के प्रति, तो उसमें बहुत सारे मतलब कि मुझे नए पहलू जो है वो उसमें नजर आए हैं। जी तो सबसे पहले अगर हम नावल की ओवरऑल उसकी बात करें, तो ये नावल जो है, जैसे अक्सर नावल की जो वो होती है एक मतलब कि पढ़ने की प्रक्रिया होती है, तो उसमें क्या होता है कि कई बार पाठक जो है वो उसमें मतलब कि बोरियत महसूस करने लगता है। नावल जो है, कई बार जो बड़े नावल होते हैं, मैंने अक्सर जो पंजाबी में बहुत सारे नावल पढ़े हैं, तो हिंदी में मैंने बहुत सारा साहित्य नहीं पढ़ा, तो मैंने पंजाबी साहित्य से नेचुरली मैं जुड़ा हुआ हूँ कि मैं इस रीजन में रहता हूँ। जी तो सर इस नॉवल की जो खूबसूरती रही है वो इस नॉवल का रोचक होना है। ये नॉवल जो है अजय राणा जी का, वो हर एक स्टेज पे एक पाठक के लिए जो है वो एक रोचकमयी जो है वो बना रहता है। तो हम्म इस नावल में जैसे इस नावल का जैसे ही भाव भाव आगे बढ़ता रहता है, तो इसमें 3 पैरेलल स्टोरी चलती हैं, वो सभी पाठक जो है जो पढ़ेंगे तो इसको महसूस करेंगे। तो ये नावल की जो खूबसूरती इसी में है कि आप जब नावल पढ़ते हो तो आपको ये नहीं लगता कि आप नावल पढ़ रहे हो। ठीक है, आप पढ़ नहीं रहे, आप उसको एक विजुअलाइज कर रहे हो, आप उसको हमें वो दृश्य जो है वो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहे होते हैं। तो ये इस नावल की बहुत बड़ी खूबसूरती है। और तीनों स्टोरियों में पाठक की लगातार जो है वो खूब मतलब की रोचकता बनी रहती है, उसकी क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि वो आगे इस स्टोरी में आगे क्या पहलू ओपन होगा और उसमें क्या पहलू होगा। तो इसके माध्यम से अजय राणा जी ने हमारे समाज में कई तरह की जो मतलब की समस्याएं हैं उनको इसमें उजागर किया गया है। तो बिल्कुल। ये तो एक बात। दूसरी बात सर,
जी। जैसे हम नक्सलवादी जैसे हमारे आदिवासी लोग हैं, हमने भी मतलब कि जैसे मैं भी एक शिक्षक हूँ, तो शिक्षक होने के नाते हम भी बच्चों को जो है इनके बारे में, जैसे आपने बिरसा मुंडा के बारे में वो बात की। हालांकि हमारी टेक्स्ट बुक में इनके बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो उसमें सीमित सा कहीं पे झलक पड़ती है हमारे टेक्स्ट बुक्स में। तो इसलिए हमने बच्चों को वो सारी बातें जो है वो हमने उनसे शेयर की गई हैं। बट तो कहीं ना कहीं पे जैसे हम बच्चों से भी हम मतलब कि हम एज ए टीचर हम बात करते हैं, तो जी। उनमें हम बच्चों को, जब हम बच्चों से पूछते हैं कि आदिवासी लोगों के बारे में आप क्या जानते हो, तो बच्चे सिर्फ यही झिंगा लाला हो की ऐसे बच्चे जो है वो एक ऐसी छवि बना रखी है आदिवासियों के बारे में कि भी ये लोग सिर्फ झिंगा लाला हो वाले ही लोग हैं, ठीक है, कि जो डांस करते हैं, हिंसक हैं, शिकार करते हैं, बस उनके जीवन में कोई बल्कि उनके जीवन में कोई सभ्यता जैसी या सभ्याचार जैसी कोई चीज नहीं है। बट इस नावल के बहुत सारे पहलुओं ने हमारी आंखें खोली हैं, और जो भी व्यक्ति इनके इस नावल को पढ़ेंगे तो नेचुरली उनका ऑरा जो है इस नावल के प्रति जो है वो मैं हमारे इन आदिवासी समाज के प्रति जो है वो बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इस नावल में जो है वो कई तरह की बातें जो है वो इसमें शेयर की गई हैं कि आदिवासी लोग जो हैं वो भी अपनी जमीन से, हमारे जैसे हम लोग अपने गांव से अपनी जमीन से प्यार करते हैं, तो उनको भी अपने जंगलों से अपनी जमीन से हमारे जैसा ही प्यार है। और वो लोग भी जैसे हम जो है समाज में रहने वाले, जो हम सो कॉल्ड हम जो सभ्यक अपने आप को मानते हैं कि हम सोसाइटी में रहते हैं, हम सभ्यक हैं, और वो लोग जंगलों में रहते हैं, वो असभ्यक हैं, तो ऐसी बात नहीं है। वो भी अपने मन में कहीं ना कहीं पे अपने देश, अपने समाज को बदलने की इच्छा रखते हैं, ठीक है, और वो भी, उनके भी बूढ़े माँ बाप जो है वो कर्जा लेके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर में भेजते हैं, ताकि उनका और उनके समाज का जो भविष्य जो है वो बेहतर बन सके, ठीक है, जी। तो ये इसकी खूबसूरती रही है। जी। और दूसरा सर, इस नॉवल की और एक नई बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी है, इसमें सिर्फ आदिवासियों के साथ साथ इस नॉवल में अजय राणा जी ने हमारे समाज में उत्पन्न हो रही वो बहुत सारी परिस्थितियों का उजागर किया है, जिसमें सिर्फ जो वो आदिवासियों के साथ नहीं, वो हम जब मैं नावल पढ़ता हूँ या मेरे जैसे और भी जो पाठक है इस नावल को पढ़ेंगे, वो सभी इस नॉवल का अपने आप को हिस्सा मानते हैं कि भाई जी। ये समस्या तो मेरे पास हाँ। भी है, ये समस्या तो उसके पास भी है, तो इनमें कुछ समस्याएं जो है वो हम कॉमन, जो हम अपने नेशनल फ्रंट पे देखते हैं या अपने रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, वो हमारा एक तरह से हो गया जैसे हमारा राजनीतिक भ्रष्टाचार, हमारा शिक्षा के क्षेत्र में जी। भ्रष्टाचार, ठीक है, हमारा बिल्कुल। प्रशासनिक लेवल पे भ्रष्टाचार, ठीक है, जिसको इन्होंने अलग अलग करेक्टर्स के माध्यम से मतलब कि उजागर किया है, ठीक है, बिल्कुल। और जंगल इसके से साथ निकाले जाने के बाद मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, हमारे पास थोड़ी समय की पाबंदी है। ओके सर, ओके। बिल्कुल, आपने बड़ी खूबसूरती से जिक्र किया है कि किस तरीके से शहर जंगलों से निकाल जाने के बाद गांव में एक छोटी सी जमीन मिल जाती है और उसी हम्म। पर खेती करते हैं, लेकिन जब मौसम की मार पड़ती है तो लगता है कि यहाँ पर भी अब आदिवासी परिवार को मुश्किलें आने वाली हैं। ऐसा ही कुछ इस कहानी का, इस नॉवल की कहानी है। और ऐसे में मैं चर्चा में लाना चाहता हूँ मदन लाल जी को। मदन लाल जी, जब हम इस किताब को पढ़ते हैं तो ये किताब आदिवासियों की समस्या के साथ साथ हमें प्रकृति से भी जोड़ती है, बताती है कि किस तरीके से जब इंसान की जरूरतें वनों पर हावी पड़ जाती है तो कैसे प्रकृति भी अपना रूप बदल लेती है, किस तरीके से जमीन सख्त हो जाती है। और तो कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा कि जंगलों से आदिवासियों को दूर करना शायद एक बहुत बड़ा पाप सरकारों ने किया है। मदन लाल जी। सर नमस्कार। अ, लेखक अजय सिंह राणा जी ने इस उपन्यास का शीर्षक रखा मैं भी भारत। जी। और जब आप किसी वाक्य में भी शब्द जोड़ते हैं, इसका सीधा अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं आप वंचित हैं। बिल्कुल। जैसे मैं कह देता हूं कि मैं ही हूं, हम्म। ही लगाया, इसका मतलब पहले मुझे नहीं गिना गया। हम्म। भारतवासी, आदिवासी, कि वो भारत का हिस्सा हैं, जो कि माना नहीं जा रहा है। क्यों माना नहीं जा रहा है, वो सब कुछ पूरे अपने कथ्य में अजय सिंह राणा जी ने दिखाया।
आप बारिश की बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं। एक वाक्य पढ़ता हूं इसी उपन्यास का। कहा है कि आग उगलता सूरज केवल धरती का कलेजा ही नहीं जला रहा था। आग उगलता सूरज केवल धरती का कलेजा ही नहीं जला रहा था, बल्कि उन आदिवासी आंखों की नमी को भी वाष्पीकृत कर रहा था, जो बड़ी उम्मीद से हर रोज बेनूर होते आकाश की ओर देखती हैं। आकाश को बेनूर हुआ दिखाया जा रहा है कि जो जीवन शैली है, जो जिंदगी के आधारभूत जरूरतें हैं, उन लोगों को नहीं मिल रही हैं। बिल्कुल। उनका जो नमी है, आंखों की नमी, वो वाष्पीकृत हो रही है। कितना खूबसूरत जवाब, खूबसूरत बात लेखक अजय सिंह राणा जी ने यहाँ उठाई है। नक्सलवाद की अभी मैं बहुत खूबसूरत बात कह रहे थे, अपने ऐश्वर्य राय जी ने, राज जी ने बात रखी थी कि 1967 में नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ था यह आंदोलन। लेकिन सवाल उन्होंने एक और उठाया कि क्यों हुआ था, क्या जरूरत पड़ गई थी कि इस प्रकार का हिंसात्मक आंदोलन वहां शुरू हुआ। लेखक अजय सिंह राणा जी ने अपने उपन्यास में भी भारत में जो स्थिति दिखाई है कि जब जीने की चीजें, जब सांस बंद कर दी जाएंगी तो क्रांति होगी। और क्रांति, लाल रंग, वो एक जगह एक संवाद आता है वहां कि लाल झंडा पीपल के पेड़ पर अब भी लहरा रहा था। अब भी, यानी बहुत कुछ करने के बाद भी क्रांति की ज्वाला, आग बुझ चुकी थी, लेकिन चिंगारी अभी बाकी थी। पूरा गांव जला दिया गया। इस तरह की जो समस्याएं, आदिवासियों की, जल जंगल और जमीन की हम बात करते हैं, जंगलों को छीन लिया गया, जमीनों को छीन लिया गया। तो ये सारी चीजें, आदिवासियों को किन चीजों की जरूरत है, लेखक अजय सिंह राणा ने बहुत बेहतरीन तरीके से इस बात को समाज के सामने रखा है कि मैं भी उसी देश का हिस्सा हूं, इसी जमीन का हिस्सा हूं। मुझे परखा जाए, मुझे जोड़ा जाए, मुझे याद रखा जाए कि मैं यहाँ का हूं। तो लेखक जी ने बहुत खूबसूरत ये उपन्यास लिखा है। इसमें प्रकृति की बात करो, इसमें नक्सलवाद की बात करो, इसमें समस्याओं को उठाया और उसका समाधान भी दिखाया है। तो लेखक अजय सिंह राणा जी ने बेहद खूबसूरती से अपनी कलम चलाई है। मैं बहुत बहुत बधाई उनको देना चाहता हूँ। धन्यवाद साथी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका अपनी बात रखने के लिए। और बिल्कुल जिस तरीके से हर एक शब्द, हर एक पंक्ति एक धधकती हुई ज्वाला हमारे भीतर जलाती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जरूर हमें जमीन पर उतर कर देखने की जरूरत है कि जिस भारत का हिस्सा हम अपने आप को कहते हैं, क्या आदिवासी लोग अपने आप को उस भारत का हिस्सा मान पा रहे हैं। ऐसे में मैं चर्चा में जोड़ना चाहता हूं जयपाल जी आपको। जनवादी लेखक संघ हरियाणा के अध्यक्ष मिस्टर जयपाल जुड़ चुके हैं। जयपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और जैसा कि इससे पहले मदन लाल जी ने जिक्र किया कि कुछ लोग जो होते हैं हिंदुस्तान का हिस्सा होते हुए भी कई बार सोचते हैं कि क्या सही मायनों में मैं भी इस भारत का हिस्सा हूं। इस वजह से, क्योंकि मुझे लगता है कि कई ऐसे वंचित होते हैं जिन तक सुख सुविधाएं पहुंच नहीं पाती हैं। और मुझे लगता है कि बखूबी उनके दर्द को बयां बहुत अच्छे तरीके से करता है ये उपन्यास। आपने जब इसको समझा, आपने जब इसको पढ़ा, तो आपको उनका दर्द किस तरीके से मालूम चला। वैभव जी, आपने जो प्रश्न किया है और वक्ताओं ने जिस तरह से आपके प्रश्नों के जवाब दिए हैं, ये हमें इस देश की एक बड़ी जटिल समस्या की ओर हमारा ध्यान खींचता है। और इस उपन्यास की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि आम लोगों में ये आम लोग, सभी लोग ये जानते हैं अच्छी प्रकार से कि नक्सलवाद और माओवाद इस देश में एक बड़ी गहरी समस्या है, एक लंबी समस्या है, लेकिन इसके बारे में जानते बहुत कम है। खुद मैंने भी कोई बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं देखी और इस पे अलग से कोई नावल नहीं पढ़ा, लेकिन जब मैंने इस उपन्यास को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे काफ़ी कुछ जानने की ज़रूरत है। जी।
इसको पढ़ते हुए जो आदिवासी समाज है जी। और उनकी जो समस्या है वो बहुत सारे जिलों में फैली हुई है। इसके लिए एक तो बात इस उपन्यास को पढ़ करके यह स्पष्ट होती है कि कम से कम उनको दोष तो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो एक भौगोलिक स्थिति और आर्थिक स्थिति मिलकर के उनकी समस्या को का निर्माण होता है। अब उसका समाधान कैसे करना है ये सरकारें तय नहीं कर पाती। उसका कारण है कि पूरे देश का शासन पूंजीपतियों के हाथ में है, जो वहां पर भी अपना वही रूप दिखा रहे हैं जो कि हमारे आम शहरों में गांवों में है। इसीलिए सभी गांवों का विकास इसीलिए नहीं हो पा रहा है और वो जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर पाते। और लेकिन मैदानी इलाकों के जो गांव हैं उनमें जैसे जैसे विकास हो रहा है कि वो अपने देश के साथ समाज के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन बार बार ये समस्या हथियारों से दोनों तरफ से इसको नियंत्रित करने का एक प्रयास किया जाता है, जो कि दोनों की तरफ से ही ये गलती बार बार की जा रही है। हिंसा इधर की हो या उधर की हो, दोनों से इस समस्या का कोई समाधान नहीं होने वाला है। इसके लिए शिक्षा, जैसे कि दिनेश्वर कहता है कि इसका जो दिनेश्वर एक पात्र है जो शहर से पढ़ के आता है, वो कहता है कि शिक्षा से ही हम इस समस्या को जो है कुछ इसका हल कर सकते हैं। ऐसे में ये बिल्कुल स्पष्ट है वैभव जी कि उन बेकसूर, बेसहारा, मजबूर और जो बिल्कुल ही जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई साधन नहीं है, जो जंगलों में उसके आसपास वहां जो कुछ भी मिलता है उसी को खाकर ही गुजारा कर लेते हैं, और उसी आक्रोश के कारण ही यह सब सारा कुछ एक हिंसा के रूप में प्रकट हुआ है। और हिंसक इस आंदोलन को, जैसा कि साथी ने अभी बताया था कि नक्सलाइट मूवमेंट हुआ और फिर इसको एक माओवादी आंदोलन कहा गया। दोनों की अलग अलग फिलॉसफी है, लेकिन नक्सलवादी यहीं से, हमारी जमीन से ही ये समस्या सामने आई है। इसका यही तरीका है कि हम लोग, सब लोग, जो हमारे प्रशासन है, वो सहानुभूति के साथ और संवेदनशीलता के साथ उनके साथ बर्ताव करेंगे। तो ऐसी बात नहीं है, वो भी हमारे जैसे इंसान है और ये समस्या हल होगी। अगर इसको क्रूरता के साथ हल करने की कोशिश की जाएगी तो फिर ये कभी हल नहीं हो पाएगी, ऐसा लगता बिल्कुल है। संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, मुख्य धारा में लाने की जरूरत है इन आदिवासी लोगों को। जैसा कि हाल ही में हम देख रहे हैं, कई घटनाएं भी होती हैं जहां पर सेना और नक्सलियों के बीच में एक सीधी टक्कर देखने को मिलती है। ऐसे में मैं चर्चा में ऐश्वर्या को लाना चाहता हूँ। ऐश्वर्या, मुख्य धारा से जोड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने, और जब हम ऐसे अलगाववादी संगठनों को देखते हैं तो निश्चित तौर पर अलगाववाद कहाँ स्वीकार होता है एक अच्छे समाज में। तो ऐसे में अब तक जो प्रयास किए गए हैं, क्या उन्हें पर्याप्त माना जाना चाहिए, या फिर आपके मुताबिक और कैसे प्रयास हैं जिन्हें करने की जरूरत है? क्योंकि देखिए, एक वक्त पर जो आदिवासी गांव में जंगलों में रहा करते थे, अब मुझे लगता है कि जंगलों में उन्हें वापस भेजने से तो शायद इसका कोई समाधान नहीं होगा। तो किस तरीके से, जब इतनी बड़ी पीड़ा कहा जाए या इतनी बड़ी त्रासदी उन्हें एक तरीके से झेलनी पड़ी, तो कैसे सरकार सुनिश्चित करे कि उन्हें उनके हित वापस से मिल पाए, सही तरीके से मिल पाए? वैभव, तरीका एक ही है, तरीका है मुख्य धारा से जोड़ने का। तो सबसे पहले मैं कुछ जो योजनाएं सरकार की जो मुकम्मल हुई हैं, क्योंकि कई ऐसे हिस्से आदिवासी इलाकों के मतलब ऐसे हिस्से थे, दंतेवाड़ा और बक्सर के कुछ गांव ऐसे थे जहां प्रशासन की कोई पहुंच ही नहीं थी। एक समय पे नक्सलवादी एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे थे वहां। तो लेकिन धीरे धीरे पिछले 8-10 सालों में परिवर्तन हुआ है। तो उसमें जो कुछ योजनाएं काफी कारगर साबित हुई हैं, उनमें से जो एक योजना है वो है रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज। तो इसके जरिए जो सड़क जो है ना,
सड़क बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, तो सड़कों से जोड़ा गया है आदिवासी इलाकों को। इसके अलावा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का जो वो है टारगेट नीति आयोग का, वहां पर कई पिछड़े जिले छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के, झारखंड के, उन्हें जोड़ा गया है ताकि वहां पे स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा, इन तीनों ही चीजों को एक बेहतर तरीके से, मुकम्मल तरीके से वहां पे पहुंचाया जा सके। इसके अलावा अगर आप देखें तो जूडा सलवम एक प्रैक्टिस हुआ करती थी पहले, सलवा जूडम, सॉरी माफ कीजिएगा, सलवा जूडम। यहाँ पर क्या था कि कुछ लोकल लोगों को सरकार हथियार दे दिया करती थी और उसके बाद ये लोग, हाँ वही जूडा सुलभम, जो लोकल लोग होते थे, जो ग्रामीण लोग होते थे, उन्हें बंदूकें देती थी सरकार नक्सलवादियों से लड़ने के लिए और उन्हें मारने के लिए। लेकिन इस योजना का बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल होता था। तो कहीं ना कहीं इसी का एक रिपरकशन था महेंद्र कर्मा, बहुत बड़े नेता थे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के, महेंद्र कर्मा। 2013 में कांग्रेस के काफिले पे हमला हुआ था और बहुत सारे नेताओं को कांग्रेस पार्टी के उस समय मार दिया गया था नक्सलवादियों द्वारा। लेकिन 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई। और जो सबसे मुझे जो निजी तौर पे सबसे बेहतर तरीका लगता है वो है सरेंडर का। सरकार पिछले 6-7 सालों से जिस तरीके से नक्सलियों से बातचीत करके अपील कर रही है, और जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं उन्हें झारखंड सरकार और कई और सरकारें हिंदुस्तान की नौकरी और कई जगहों पे शेल्टर वगैरह प्रोवाइड कर रही हैं, तो ये भी बहुत अच्छा तरीका हो सकता है आगे। और आप देखिए तो जो अगर हम बात करें वे फॉरवर्ड वही है कि आप शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये तीनों चीजें आदिवासी इलाकों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा बेहतर सुविधाएं पहुंचाएं और उनसे बातचीत करें। कोशिश करें कि हमारे देश के जो सबसे ज्यादा जो अच्छे विश्वविद्यालय हैं, JNU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हो इन लोगों का। हमारे देश के बड़ी बड़ी मीडिया डिबेट्स में ये लोग आए, हमारे देश के बड़े बड़े पदों तक ये लोग पहुंचे। तो जितना ज्यादा हम इन्हें मुख्य धारा से जोड़ेंगे उतना ज्यादा हिंदुस्तान के लिए बेहतर होगा। और ये जो अलगाववाद या फिर नक्सलवाद की समस्या है, ये सब खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य, ये अहम बात हमारे सामने रखने के लिए। और ऐसे में मैं चर्चा में लाना चाहता हूँ इस उपन्यास के लेखक अजय सिंगराना सर को। अजय सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये उपन्यास लिखने के लिए, और दूसरा शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब धन्यवाद। कहते हैं कि एक लेखक तभी सफल होता है जब उसकी रचनाओं को पढ़ने वालों को उससे कोई असर पड़े, उससे उनमें उस पर विचार करने के लिए कुछ एक लॉ जगे। मुझे लगता है कि आप इसमें काबिल हुए हैं। और ऐसे में हमने राजनीति पर चर्चा कर ली कि कैसी योजनाएं आदिवासियों के लिए बनी, सड़कों के माध्यम से नक्सल वाले जो इलाके थे उन्हें जोड़ा गया। ऐसे में इससे इतर भावात्मक तौर पर भी किस तरीके से इनकी जिंदगी मुश्किलों भरी होती है, और कैसे सुबह से शाम तक अपनी जिंदगी की गाड़ी को खींचने के लिए इन्हें बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है, वो आपने बखूबी इस किताब में लिखा है। जब आप इन गांवों में पहुंचे, या यूं कहूं कि जब आप उस सफर पर निकले, जब आपने इनकी जिंदगियों को बड़े करीब से देखा, तो आपको वो क्या चीज थी जिसने छुआ और आपको लगा कि हाँ, मुझे अब इस उपन्यास को लिखना चाहिए? धन्यवाद वैभव। जब मैं इस उपन्यास के लिए यात्रा पे निकला था, एक्चुअली इस उपन्यास को लिखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी यात्रा थी। इसको लिखने में लगभग मुझे 6 से 7 साल लगे। और कहीं ना कहीं मेरे जब ये कहानी थी, हालांकि मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज, बहुत सारी फिल्में देखी थी, पर कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था कि ये यात्रा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक मैं उन एरिया में ना जाऊं। और 2023 दिसंबर में पंकज जी जुड़े हुए हैं, जो अभी चर्चा में भी हैं, वो भी मेरे साथ गए थे। और भी 2 मेरे मित्र हैं, ब्रह्मदत्त जी और राधेश्याम जी, वो भी मेरे साथ थे। तो हम सब कोलकाता के आसपास से पहले बंगाल में गए, और बंगाल के आसपास के जो मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है उस एरिया में, नक्सलिस्ट एरिया में हम घूमे और वहां के गांव को देखा। इसी तरह उड़ीसा के बहुत सारे गांव को हमने देखा। तो देखने से ये समझ आ रहा था मुझे, मतलब भावनात्मक तौर पे एक तो मैं जुड़ पा रहा था उन लोगों से। मुझे लग रहा था कि वाकई में ही यहाँ पे आधुनिकता के निशान तो बिल्कुल नहीं है।
जिस आधुनिकता की बात, जिस डेवलपमेंट की बात हम किताबों में या बड़ी बड़ी डिबेट्स में देखते हैं, जब हम ग्राउंड लेवल पे जाके देखते हैं तो वो चीजें नहीं दिखाई देती हैं। क्योंकि सरकार या व्यवस्था जो भी है, हालांकि बहुत सारे प्रयास कर रही है, जैसे कि ऐश्वर्या ने अभी बताया हमें, तो प्रयास इस तरह के बहुत जरूरी हैं। और प्रयास के साथ मुझे ये लगता है कि ज्यादातर उस समस्या को भावनात्मक तौर पे समझने की ज्यादा जरूरत है। सरकार से जुड़े जो भी लोग हैं, चाहे वो नेता हैं या जो भी हमारे अधिकारी हैं, अगर भावनात्मक तौर पे समस्या को समझ लेंगे तो मेरे ख्याल से फिर ये सोल्यूशन, जो समस्या का समाधान, जल्दी हो जाएगा। क्योंकि हिंसा का समर्थन तो कोई भी नहीं करेगा, हम जैसे पढ़े लिखे लोग हिंसा का समर्थन नहीं करते। और नक्सलवाद की जो समस्या है, कहीं ना कहीं हिंसा भी उसका पार्ट बन चुकी है। तभी तो ये मैंने लिखा भी है कहानी, जब हमारी उपन्यास का जब अंत आता है तो मैं लिखता हूँ कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। तो कहानी ये चलती रहेगी जब तक सरकारें या व्यवस्थाएं या हम पढ़े लिखे लोग, क्योंकि अश्विनी जी ने जैसे जिक्र किया, अर्बन नक्सलिज्म का जिक्र आया है, मैंने भी अपनी किताब में इसका जिक्र किया, दो कैरेक्टरों के माध्यम से मैंने प्रयास किए हैं। क्योंकि ये समस्या सिर्फ अब जंगलों तक नहीं रही है, ये विचारधारा शहरों में भी आ चुकी है, जिसको अर्बन नक्सलिज्म का नाम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हमें एक बैलेंस बनाने की जरूरत है सरकार को और उन लोगों के बीच में। क्योंकि गरीब सिर्फ बड़ी बड़ी किताबों में उनका जिक्र हो जाना या बड़ी बड़ी फिल्मों में उनके बारे में कहना मेरे ख्याल से काफी नहीं होगा। ग्राउंड लेवल पे जाके देखना बहुत जरूरी है। और जब हम उनके गांव में घूम रहे थे तो महसूस हो रहा था कि मैं हरियाणा के किसी गांव से बिलोंग करता हूँ या मैं आज चंडीगढ़ में बैठा हूँ, तो मेरे लिए तो वो बिल्कुल ही अलग भारत था। मतलब मैंने कभी इस तरह का वातावरण नहीं देखा था। जब हम जंगलों से गुजर रहे थे, दूर दूर तक डेवलपमेंट के कोई निशान दिखाई नहीं दे रहे थे। हमें लगता है हम शहरों में बैठ के अभी इस सुविधाओं को में इनमें कमियां बताते हैं, जबकि यहाँ पे शहरों में कितनी सुविधाएं हैं। मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ या बहुत सारे लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, फिर भी हम परेशान है कि ये नहीं है, वो नहीं है। पर अगर आप जमीन पे जाके देखोगे तो असली भारत तो वहीं दिखाई देगा। और मैंने उसी भारत की थोड़ी सी, मतलब मेरा एक प्रयास है, मैं ये नहीं कहता कि मैंने जो किया है बहुत ज्यादा बड़ा वो है, पर मैंने प्रयास किया है उस समस्या के आसपास जाने का, उन लोगों के आसपास जाने का। हालांकि समस्या तो सबको पता ही है, पर उन लोगों के आसपास जाने का, ताकि उन लोगों के साथ भावनात्मक तौर से जुड़ सके लोग। क्योंकि मेरे जो कैरेक्टर हैं वो सिर्फ आंदोलन की बात नहीं करते, उनके सपने हैं, वो प्रेम भी कर रहे हैं, उन रिश्तों में भी जुड़े हैं, उनका एक भावनात्मक पहलू है इस पूरे उपन्यास के अंदर। आप अंत तक पढ़ोगे तो कहानी में एक आप इमेजिन कर पाओगे कि वो हम जैसे ही तो लोग हैं, बस वातावरण अलग है। हम उनको मतलब उनको जंगलों तक, जो जंगलों के मालिक थे उनको जंगलों से बाहर करके उनको वहां का नौकर बना दिया गया है। मेरे को इस बात का बड़ा दर्द है, और उसी दर्द को मैंने इस उपन्यास में बयान किया है। मेरा प्रयास है, और प्रयास शायद सभी को पसंद आ भी रहा है, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उपन्यास की अब धीरे धीरे, तो उससे पता लग रहा है कि चलो कहीं ना कहीं उपन्यास दिल को छू रहा है। तो यही एक लेखक के लिए बड़ी बात होती है, यही सबसे बड़ा पुरस्कार भी होता है कि लोगों को ये चीजें पसंद आए और उनके दिल को छुए। बिल्कुल सर, और बिल्कुल काबिले तारीफ शब्दावली है जिस तरीके से आपने हर एक शब्द लिखा है। आपने धरती का भी दुख बयां किया है, आपने आसमान किस तरीके से नाराज हो गया है इसका जिक्र किया है। ऐसे में हाँ जी, आप क्योंकि उन इलाकों तक भी पहुंचे, उन लोगों के बीच भी पहुंचे जो सच में जिंदगी को जीते हैं, वो रिसर्च कहें या यूं कहें कि उसको जीना अपने आप में ही बहुत मायने रखता है। हम उसे महसूस भी कर पाते हैं। और ऐसे में देखिए, राष्ट्रीय पर्वों के दिन पर जब कर्तव्य पथ पर बड़ी बड़ी मिसाइलें, बड़े बड़े हमारे पास जो शस्त्र हैं, उनका जब प्रदर्शन होता है, तो ऐसे में आप जैसे जो लेखक होते हैं अपनी रचनाओं के जरिए बताते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसी हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, जो कहना चाहते हैं, जो कह रहे हैं कि मैं भी भारत हूं, मुझे देखिए। तो जब आपने उपन्यास का नाम लिखा मैं भी भारत, इसी से मेरा दूसरा सवाल है कि नाम कैसे सूझा, मैं भी भारत? हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। मैं जब उपन्यास लिख रहा था, हालांकि इसका ये नाम नहीं था। हाँ जब शुरुआत हुई थी इस उपन्यास का नाम, मैं बता देता हूँ, इस उपन्यास का नाम भारतम रखा था मैंने जी। हालांकि वो मुझे बहुत बहुत पसंद था, और अश्विनी जी इस बात के गवाह हैं। अश्विनी जी चर्चा में हैं इस समय, और वो मेरी इस यात्रा में सहयात्री रहे हैं शुरू से, इस उपन्यास को जब से मैं लिख रहा हूँ। तो जो राष्ट्रीय साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं इस समय, माधव कौशिक जी, हम उनके साथ बैठे थे घर पर, और मैंने अपने उपन्यास का जिक्र किया था जब ये लिखने की स्टेज में था। तो मैंने शीर्षक जब बताया तो उन्होंने मुझे कहा, नहीं अजय, ये शीर्षक इस कहानी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो मुझे उस समय लगा था अब मैं क्या रखूं इसका शीर्षक। तो मुझे इतने बड़े विद्वान व्यक्ति जब एक सजेशन देते हैं तो नेचुरली सोचना पड़ता है, और मुझे कहीं ना कहीं ये था कि मेरा जो शीर्षक वो कहानी से पूरी तरह से कनेक्ट करे।
तो फिर मैंने दोबारा विचार किया शीर्षक पर, और जब ये मैं भी भारत शीर्षक मेरे दिमाग में आया तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये ज्यादा कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक सवाल है, एक क्वेश्चन अपने आप में आ जाता। भारतम में शायद वो क्वेश्चन नहीं आता। तो मैं भी भारत, एक जब हम इस लाइन को पढ़ते भी हैं तो हमें लगता कि यार मैं भी इस भारत का हिस्सा हूँ, मुझे क्यों अलग रखा गया है। तो मैं भी भारत बिल्कुल उस आदिवासी हाशिए पे खड़े हर व्यक्ति को मेरे ख्याल से रिप्रेजेंट करता है, और ये मुझे बहुत दिल को छुआ। तो अश्विनी जी से सलाह ली मैंने पहले, और भी बहुत सारे मित्रों से सलाह लेके फिर इसको हमने फाइनल किया कि मैं भी भारत ही रखा जाए तो ज्यादा बेहतरीन रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे जो तमाम मेहमान हैं आपका समय निकालकर हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। मैं सबका शुक्रिया करना चाहता हूं। जयपाल जी, मधुर कुलश्रेष्ठ जी, अश्विनी शांडिल्य जी, पंकज शर्मा जी, मदन लाल जी, नायब सिंह जी और ऐश्वर्या राज, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। निश्चित तौर पर एक ऐसा विषय जो हम सबको बताता है कि आज भी जिस विकसित हिंदुस्तान के बारे में हम सोचते हैं, कहते हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में हम विकसित भारत बन जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमें थम कर मौजूदा वक्त में जो समस्याएं हैं उन पर गौर फरमाने की जरूरत है। और निश्चित तौर पर जब भावात्मक तौर पर किसी भी समस्या का जिक्र होता है, ग्राउंड पर उतरकर जब समस्याएं लोगों की समझाई जाती हैं, तो पता लगता है कि वो कौन सी जड़ें हैं जहां पर अभी हमें काम करने की जरूरत है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिए। टू द पॉइंट में आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।